आज आपको हमारे देश में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है और 3 पॉइंट्स सबसे पहले हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट यह है कि कश्मीर के सोपोर इलाके में कल जिस महिला ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था, उस महिला ने बुर्का पहना हुआ था। तस्वीर आप देख लीजिए। बुर्का पहने हुए यह महिला आई और इसने बम फेंक दिया। दूसरा, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के जिन 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में कल मार गिराया, उनमें से एक आतंकवादी कश्मीर के ही एक स्थानीय न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ था, यानी यह आतंकवादी एक पत्रकार भी था। और तीसरा, अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कहने वाली एक महिला को जब ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया तो पूरे देश के मीडिया में हंगामा मच गया और हमारे यहां के अखबारों ने इसे हेडलाइन बना दिया और इस तरह से पेश किया कि एक महिला के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है और इसे पत्रकार भी बता रहे हैं। इसलिए आज एक सवाल यह भी है कि इस महिला को पत्रकार माना जाए या फिर इसे एक अपराधी माना जाए, क्योंकि इसने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। इस महिला पर आरोप है कि उसने चैरिटी के नाम पर लोगों से डोनेशन लिया और फिर उस पैसे का एफडी अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, उसका एफडी बनाकर। ये तीनों घटनाएं आपको यह बताती हैं कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए अब धर्म और मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और अगर यूक्रेन की जगह आज भारत होता तो हमारे देश को विदेशी सेना से पहले अपने ही देश के अंदर मीडिया और देश विरोधी ताकतों से लड़ना पड़ता, क्योंकि आज धर्म के नाम पर भी हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है और मीडिया का भी एक बड़ा वर्ग देश के ही खिलाफ दुष्प्रचार करके उसे अस्थिर करने का काम कर रहा है। इसलिए ये 3 तस्वीरें आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत की मौजूदा स्थिति आपको बताती हैं। अब एक एक करके आपको इन तीनों घटनाओं के बारे में बताते हैं। आप इन घटनाओं के बारे में वैसे तो अखबारों में पढ़ लेंगे या पढ़ भी चुके होंगे और न्यूज चैनल्स पर भी आपने इन्हें देख लिया होगा या शायद आगे चलकर देख लेंगे, लेकिन इनका विश्लेषण कुछ और ही कहानी कहता है। और आज हम इन घटनाओं को सिर्फ एक घटना मानकर नहीं बल्कि इसे एक ट्रेंड मानकर इसका विश्लेषण आपके सामने कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे देश में जो खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। इनमें पहली घटना कश्मीर के बारामूला में स्थित सोपोर इलाके की है, जहां कल एक महिला ने, जिसने बुर्का पहना हुआ था, सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला किया। और बड़ी बात यह है कि यह महिला, आप जैसा देख पा रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में, इस महिला ने बुर्का पहना हुआ था। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो आपके सामने है जिसमें यह महिला सीआरपीएफ के बंकर के सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इसके बाद ये अपने थैले से एक बम निकालती है और फिर उसे उस बम में आग लगाकर सीआरपीएफ के बंकर की तरफ फेंककर भाग जाती है, फरार हो जाती है वहां से। ये वो फुटेज है। शुरुआत में हमारे ही देश के मीडिया के खास वर्ग ने इस वीडियो को दिखाते हुए यह कहा कि इस बुर्के के पीछे कोई महिला नहीं बल्कि एक आतंकवादी था और बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया और यह कहा जाने लगा कि इस हमले को बुर्के से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुछ ही घंटों में इस फेक नैरेटिव की पोल खुल गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस बुर्के के पीछे कोई पुरुष नहीं बल्कि वाकई एक महिला ही थी और इस महिला की पहचान भी हो चुकी है। फिलहाल इसकी तलाशी के लिए और इसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। यह महिला आतंकवादी लश्कर ए तैयबा की ओवरग्राउंड वर्कर हो सकती है और ओवरग्राउंड वर्कर का मतलब उन स्थानीय लोगों से होता है जो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमले भी कर सकते हैं। और इस मामले में जो महिला बुर्के में हमला करती हुई दिख रही है, अगर आप उसकी तस्वीरें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पेट्रोल बम से हमला करने में माहिर थी और इसने इसके लिए सिर्फ इस हमले के लिए 15 सेकंड का समय इस महिला ने लिया है। हमारे देश में खास विचारधारा के लोग, बुद्धिजीवी, लिबरल्स और मीडिया का एक वर्ग ये कहता है कि आतंकवाद को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस मामले में जो महिला है वो बुर्का पहनकर हमला कर रही है। और बड़ी बात यह है कि हमारे सुरक्षा बलों के सामने ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं कि वो इस महिला को पहचान पाए। बुर्के के अंदर कौन है, आतंकवादी है या कोई आम नागरिक है, कोई आम महिला है या कोई आतंकवादी छिपा हुआ है, हमारे सुरक्षा बलों के पास ये पहचानने के लिए ना तो समय था और ना ही ये मौका था।
और ऐसे में आतंकवाद को धर्म से कैसे न जोड़ा जाए, ये बहस का विषय है। और ये पहली बार नहीं है जब बुरके में कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, इससे पहले भी ये होता रहा है। 21 जुलाई 2015 को मध्य अफ्रीकी देश कैमरून में 2 महिला आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले में 13 लोगों की हत्या कर दी थी और ये दोनों महिलाएं ऐसे ही बुर्का पहने हुए थी। यानी बुरके का इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भी होता रहा है। 2015 में ही एक और अफ्रीकी देश चाड में 2 आतंकवादियों ने सुसाइड बॉम्बिंग में 33 लोगों की हत्या कर दी थी और ये आतंकवादी भी बुर्का ही पहने हुए थे। इस हमले के बाद वहां की सरकार ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर से सुन लीजिए, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज इसी तरह की घटना हमारे देश में हुई है, लेकिन क्या भारत में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के बारे में आप कल्पना भी कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि हमारे देश में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी ने कोशिश भी की तो हंगामा हो जाएगा। अमेरिका में हुई एक स्टडी कहती है कि आतंकवादी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए बुर्के का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बुर्का पहनने से शरीर पर बंधे बारूद की पहचान करना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि 2016 से 2020 के बीच जितनी भी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, उनमें से हर 5वीं घटना में आतंकवादियों ने बुर्का ही पहना हुआ था और इनमें से 98% सुसाइड बॉम्बिंग्स एक धर्म विशेष के लोगों ने ही की थी। सोचिए, जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आतंकवादी हमलों में बुर्का कहां से आता है, बुर्के की एंट्री कैसे हुई? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब आपको दूसरी घटना के बारे में बताते हैं और यह घटना भी कश्मीर की है, श्रीनगर की है। श्रीनगर में कल पुलिस को सूचना मिली कि वहां एक रिहायशी इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन किया और एनकाउंटर में दोनों आतंकवादियों को मार दिया। जब इन आतंकवादियों के सामान की तलाशी ली गई तो इनमें से एक आतंकवादी के पास प्रेस का आईडी कार्ड मिला। यानी ये आतंकवादी एक पत्रकार बनकर कश्मीर में काम कर रहा था और वहां के एक स्थानीय न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ था। यह जानकारी इसके आई कार्ड पर भी लिखी हुई है। आई कार्ड आपके सामने है। इसमें इसका नाम रईस अहमद बट लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि यह कार्ड 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड है। और यह कितनी खतरनाक बात है कि AK-47 चलाने वाला आतंकवादी कलम का सिपाही बना हुआ था और खुद को पत्रकार बताता था, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह आतंकवादी अनंतनाग का रहने वाला था और कुछ वर्ष पहले यह लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था और एक पत्रकार के लिबास में ये वहां था। रईस भट्ट है, जो पहले जर्नलिस्ट भी था। बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था जो सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए। तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए तो उसमें ये दोनों मारा गया। तो अब आप देख लीजिए कि एक आतंकवादी था जो एक स्थानीय न्यूज चैनल का एडिटर इन चीफ बनकर घूम रहा था। इसका मतलब यह है कि पत्रकार होने के नाते इसकी जो एक्सेस थी वो सब जगह तक रही होगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई पुलिस वाला या कोई सुरक्षा बल इसे रोकता भी होगा तो ये बताता होगा कि ये प्रेस से है और फिर इसे हर जगह एंट्री मिल जाती होगी। और ये कितनी खतरनाक बात है। आज जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो एक नया कॉकटेल बना है, ये है बुर्के और मीडिया का नया कॉकटेल। और बुर्के और मीडिया को कैसे अब देश को तोड़ने के लिए और कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें यह एक आतंकवादी था जो पत्रकार बनकर कश्मीर को अस्थिर करने का काम कर रहा था और दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे तथाकथित पत्रकार भी हैं जिनका काम ही देश को दिन रात कमजोर करना है। इनमें से एक महिला पत्रकार को जब ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से कल रोक दिया तो इस पर हमारे ही देश में हंगामा खड़ा हो गया और हमारे देश का मीडिया इस खबर को प्रमुखता से अब दिखा रहा है, अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है। लेकिन हम इस पत्रकार को इतनी जगह आज नहीं देना चाहते, इसलिए हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे। यह पत्रकार द वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती है, द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती है, टाइम मैगजीन में भी लिखती है और द गार्डियन के लिए भी ये लिखती रही है। और ये ब्रिटेन में जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी, उस कार्यक्रम का जो थीम है वो है इंटिमिडेशन ऑफ जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारों को दी जाने वाली धमकियों पर बात करने के लिए ये पत्रकार जा रही थी विदेश
और इसे ईडी ने रोक लिया। अब बड़ी बात यह है, ये जो पत्रकार है जिसका नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं लेकिन आप सब जानते ही होंगे, लेकिन हम उसे यहां ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। इस पत्रकार पर ईडी का आरोप है कि इसने चैरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा लिया, डोनेशन लिया और फिर उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया और उस पैसे का एफडी कराकर इसने उस पैसे को अपने बैंक में जमा कर लिया, अपने और अपने पिता के नाम। अब आप इस महिला को पत्रकार कहना चाहेंगे या इस महिला को एक अपराधी कहना चाहेंगे? हमारे देश के बहुत सारे लोग इसे पत्रकार मानते हैं, जुझारू पत्रकार मानते हैं, और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताया, द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो अखबार हैं, वो इस पत्रकार से लेख लिखवाते हैं। और हर बार जब ये पत्रकार कोई भी लेख लिखती है इन बड़े बड़े अखबारों में, जो पश्चिमी मीडिया के अखबार हैं, तब ये भारत के लिए जहर उगलती है, भारत के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखती है कि किसी भी भारतीय को यह पसंद नहीं आएगा। और ये जो पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े अखबार हैं, ये यही चाहते हैं कि इन्हें भारत में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भारत के ही खिलाफ जहर उगलने के लिए कुछ पैसों के बदले तैयार हो जाए, और वो ऐसे लोगों को पत्रकार बना देते हैं। आज इन तीनों घटनाओं से जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि हमारे देश में ऐसी ताकतें बहुत हद तक सक्रिय हो चुकी हैं जो भारत को तोड़कर उसे अस्थिर कर देना चाहती हैं, और ये सब ताकतें यहीं पर भारत में ही रहकर हमें कमजोर कर रही हैं, और ये काम धर्म और मीडिया के सहारे हो रहा है। आज यूक्रेन को रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए 35 दिन बीत चुके हैं, और इन 35 दिनों में यूक्रेन के नागरिकों ने, वहां के मीडिया ने और यहां तक कि पश्चिमी मीडिया ने भी यूक्रेन की सरकार पर एक भी सवाल नहीं उठाया है। यूक्रेन के नागरिकों और वहां के मीडिया ने अपनी सरकार से एक बार भी यह नहीं पूछा कि उसने युद्ध की तैयारी क्यों नहीं करके रखी थी, वहां की सरकार इतने दिनों से कर क्या रही थी, वहां के राष्ट्रपति ने गलत फैसले क्यों लिए, और यूक्रेन की सरकार ने इतने सारे लोगों को युद्ध में क्यों झोंक दिया। किसी ने भी अपने राष्ट्रपति की तरफ उंगली नहीं उठाई। युद्ध को लेकर ऐसा एक भी सवाल आज तक यूक्रेन की सरकार से पूछा नहीं गया है, बल्कि पश्चिमी मीडिया तो यूक्रेन के संघर्ष की लगातार तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि रशिया ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। रशिया और पुतिन एक विलेन है, खलनायक है। यानी यूक्रेन के नागरिक, वहां का मीडिया और यहां तक कि पश्चिमी देश सब इस युद्ध में यूक्रेन की सरकार के साथ हैं। लेकिन अब कल्पना कीजिए, भगवान ना करे कि आज यूक्रेन की जगह भारत होता और हमारे देश पर हमला हो गया होता तो क्या होता। ऐसी स्थिति में हमारे देश को पहली लड़ाई दुश्मन देश की सेना से नहीं बल्कि अपने ही देश के मीडिया से लड़नी पड़ती। उस समय हमारे देश के विपक्षी दल और हमारे देश का मीडिया आपस में मिल गए होते और वो लगातार हमारी सेना पर सवाल उठाते, हमारी सरकार पर सवाल उठाते, हमारी अपनी सेना के पीछे पड़ जाते। और उसके साथ ही जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी उनमें मिल जाते, और फिर ये सब मिलकर, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्षी दल हो और चाहे इस तरह के बुद्धिजीवी हों, अपने ही देश की टीम को हराने में लग जाते, अपने ही देश की सेना को हराने में लग जाते। और जिस देश ने हम पर हमला किया होता, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसकी तारीफें करने लगते और कहते कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मोदी की है। नटशेल में कहें तो आज पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जिसे अपने ही देश के कुछ लोग और अपना ही मीडिया कमजोर कर रहा है और इसे नीचे गिराने में लगा हुआ है। सिर्फ भारत में ऐसा है, बाकी किसी देश में आपको ना तो ऐसा मीडिया मिलेगा और ना ही ऐसे लोग मिलेंगे जो मीडिया और धर्म के इस कॉकटेल को, इस नए फॉर्मूले को अपनाकर अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं आज कि धर्म और मीडिया का ये जो कॉकटेल है, इससे आपको बहुत बचकर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। और बुरके और मीडिया का ये जो कॉकटेल आपको कश्मीर में देखने को मिला है, ये कॉकटेल आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, केरल में भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, पंजाब में भी देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे हो सकता है इसकी जो रीच है वो आगे और भी बढ़ती जाए। इसलिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.